Am I audible? Good morning to all of you. Am I audible? Please comment in the comment section. Okay, okay, yes. So today we will continue the discussion on the public finance. In the last session, we just discussed on what is mean by public finance, what is the use of public finance, then why public finance is important. जो basic understanding है with regarding to the public finance. Just a minute. In the last session, we started the discussion on public finance. Then we also discuss about the different elements of public finance, like public expenditure, public income, public debt, public management, fiscal policy, public expenditure, public income, public debt, public management, then public finance management, and public policy. These are the five elements we discussed in the last session. Then functions of public finance.
पब्लिक फाइनेंस के क्या फंक्शंस होते, फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, वी आल्सो डिस्कस दिस टॉपिक। लाइक फर्स्ट इज अलोकेशन फंक्शन। जो भी पैसा, जो भी फाइनेंस गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होता है, सपोज किसी होटल में जाते हैं तो हम एस सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पेड करते हैं। जैसे ही सीजीएसटी गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट रोड्स पे, उसके बाद हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे अलग अलग सेक्टर पे उन पैसों को स्पेंड करके उसका अलोकेशन करते हैं। देन सेकंड फंक्शन we discuss about stabilization function। स्टेबी स्टेबलाइजेशन फंक्शन, इसी पैसे का यूज करके हम मार्केट में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी पब्लिक फाइनेंस का रोल होता है। देन थर्ड, फिस्कल पॉलिसी। थर्ड इज फिस्कल पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस का रोल फिस्कल पॉलिसी भी में होता है। फिस्कल पॉलिसी, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस का लास्ट रोल, एक्सपेंडिचर ऑन अ पब्लिक गुड एंड मेरिट गुड्स। यहां तक मैंने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक गुड, व्हाट इज मीन बाय मेरिट गुड। एंड इन टुडेज सेशन we will start the discussion with the word budget। budget, what is mean by budget? एक्चुअली जब आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली इस बजट का या बजट वर्ड को नहीं यूज किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, annual financial statement, this word is used in the Indian constitution under article 112 of the Indian constitution। तो इस बजट का मीनिंग या बजट में क्या होता है, बेसिकली बजट मतलब गवर्नमेंट का एक प्लान एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मैंने पब्लिक फाइनेंस में बताया कि पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो उस हिसाब से बजट इज नथिंग बट द प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी डिफरेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट की, उसका प्लान एक्सपेंडिचर होता है बजट मतलब। बजट इज नथिंग बट द एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट इज नथिंग बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जिसमें गवर्नमेंट का इनकम साइड दिखाया जाता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर साइड दिखाया जाता है। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच it shows the government's estimated income। गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड इनकम कितना है और गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड स्पेंडिंग कितनी है। एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड स्पेंडिंग शोड इन बजट। और बजट नॉर्मली एक साल के लिए होता है। हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली जो बजट टेबल किया गया है, 1 फेब को बजट टेबल किया गया था इंडियन पार्लियामेंट में फॉर 2026-2027। तो ये इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो
इस टाइम पीरियड के लिए इस बजट को इम्प्लीमेंट किया जाता है और हर साल पार्लियामेंट में बजट को पेश किया जाता है। मैंने जैसा बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शंस भी इस बजट टर्मिनोलॉजी को। और थोड़ा हिस्टोरिकली जाके देखते हम तो फर्स्ट बजट was tabled. First budget was tabled by James Wilson. First budget was tabled by James Wilson, 1860. Then next, फर्स्ट बजट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। ये फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा जैसे हम आगे जा रहे हैं तो थोड़ा याद रखेंगे। फर्स्ट बजट ऑफ फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया was tabled by R.K. Shanmugam Shetty. The first budget of independent India is tabled by R.K. Shanmugam Shetty, and first budget for the Republic of India Shanmugam Shetty, and first budget फॉर रिपब्लिक। मतलब जैसे हमने रिपब्लिक ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया 26 जनवरी 1950 से, तो उसके बाद फर्स्ट बजट वॉज टेबल्ड बाय जॉन मथाई। तो ये तीन फैक्चुअल डेटा है जिसको हम याद रखेंगे। उसके बाद बजट का बेसिकली बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम, बजट मेकिंग का काम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के पास होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एक्चुअली इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टोटल 6 डिपार्टमेंट है। उन 6 डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसका काम होता है बजट टेबल करना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलोकेशन करना। तो इट इज द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट। बेसिकली बेसिकली इस बजट में हर साल जब भी हम बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, तो उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। बजट के हम जब कंपोनेंट देखेंगे तो उसमें हमें बेसिकली 3 टाइप्स के नंबर्स दिखाई देते हैं। बजट बजट इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट, लास्ट ईयर के एक्चुअल नंबर। लास्ट ईयर्स एक्चुअल नंबर। सपोज हम बजट 2026 2027 का कंसिडरेशन करते हैं, अभी जो फर्स्ट फेब 2026 को टेबल किया गया था। अभी 1 जनवरी को इस साल निर्मला सीतारामन जी ने जो बजट पेश किया था, द बजट टेबल्ड बाय द निर्मला सीतारामन, इट इंक्लूड्स, उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे।
एक तो लास्ट ईयर के एक्चुअल नंबर, दूसरा करंट ईयर्स budgetary estimates, last year's actual number, then revise estimates, last year's actual number, current year's budgetary estimates, उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स। सो ऐसे तीन टाइप्स के नंबर होते हैं यहाँ पे। लास्ट ईयर्स एक्चुअल नंबर मतलब क्या होगा, 2024 2025 के एक्चुअल नंबर। उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स, यहाँ पे रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे 2025 2026 के। करंट बजटरी एस्टिमेट 2026 2027। तो बजट 2026 2027 का है, लास्ट ईयर्स एक्चुअल 2024 2025 के एक्चुअल नंबर्स। उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट्स, जो भी स्पेंडिंग हुई 2025 और 2026 के रिवाइज एस्टिमेट, क्योंकि ये 2026 का ईयर 31 मार्च को क्लोज होने वाला है और बजट पेश किया जाता है 1 फेब 2026 को। इसलिए उसके लास्ट में जो स्पेंडिंग में जो कुछ चेंजेस हुए, सपोज रिवाइज एस्टिमेट मतलब का इसका मतलब होता है, सपोज इनिशियली एग्रीकल्चर को 1 लाख करोड़ रुपीज अलोकेट किए थे, सैंक्शन अमाउंट, ऑन 1 फरवरी 2025, जब ये बजट टेबल पेश किया गया था 2025 2026 के लिए, जब बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2025 को, तब एग्रीकल्चर का अलोकेशन था 1 लाख करोड़। अभी ये बढ़ के 1.2 लाख करोड़ हुआ। तो ये जो इंक्रीजिंग अलोकेशन है एग्री का, तो क्या है, ये जो इंक्रीजिंग अलोकेशन है एग्री का, तो उस इंक्रीजिंग अलोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये रिवाइज एस्टिमेट में टेबल किया जाता है, इस रिवाइज एस्टिमेट में, और ये इस बजट में ऐड किए जाते हैं। सो इतने तीन टाइप्स के नंबर, लास्ट ईयर के एक्चुअल नंबर 2024 2025, करंट ईयर के बजटरी एस्टिमेट 2026 2027, रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ प्रेसिडिंग ईयर 2025 2026। सो ऐसे तीन टाइप के प्रोजेक्टेड नंबर्स होते हैं, और इस टोटल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसके सचिव और फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बैठ कर इसको प्रिपेयर करते हैं। और बेसिकली गवर्नमेंट बजट इंक्लूड्स, गवर्नमेंट बजट कॉन्स्टिट्यूट टू पार्ट्स। वन इज रेवेन्यू बजट, एक होता है रेवेन्यू बजट, मतलब गवर्नमेंट का इनकम कहाँ कहाँ से आने वाला है, और दूसरा होता है कैपिटल बजट, गवर्नमेंट के कैपिटल खर्चे कहाँ कहाँ पे होने वाले हैं, या लमसम लमसम इन्वेस्टमेंट, लमसम एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे होने वाली है। ऐसा होता है। रेवेन्यू साइड में भी दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे चार हेड्स में, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे चार मेजर हेड्स में इसको डिस्कस किया जाता है। अभी रेवेन्यू बजट, इसमें भी दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है टैक्स कंपोनेंट, जो भी गवर्नमेंट को अलग अलग सेक्टर से टैक्स आने वाला है, जैसे हम पर्सनली इनकम टैक्स पेड करते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की कंपनी कॉरपोरेशन टैक्स पेड करती है, इनडायरेक्टली हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, बाइक हो या अदर जो भी कुछ आइटम्स है, एसी हो, फ्रिज हो, उस पे जीएसटी पे करते हैं। उसके बाद कस्टम ड्यूटी होती है, एक्साइज ड्यूटी होती है। सो दीज आर द टैक्सेस, और वी कॉल इट इन द रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब सरकार को जो पैसे आने वाले, एक तो टैक्स आने वाले, दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है? टैक्स छोड़ के अदर इनकम्स, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट नॉन टैक्स में। सपोज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई जो भी प्रॉफिट कमाती है नॉन टैक्स रेवेन्यू है। या पोस्ट ऑफिस का जो भी प्रॉफिट होता है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है। या जो भी अलग अलग चालान काटे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो अलग अलग एजेंसीज है, उसमें से जो फाइन्स आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट को जो फाइन्स आते हैं, वो फाइन्स भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये टैक्सेशन नाम का चैप्टर होता है, उसमें से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली टैक्सेशन पे इतने डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वहां पे देखेंगे। बेसिकली टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर में क्या होता है? गवर्नमेंट की सैलरी, आप लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईएएस लोगों की सैलरीज यहाँ पे, आईएएस ऑफिसर्स की सैलरीज हो, पेंशन्स हो, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सैलरीज, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब गवर्नमेंट जो भी लोन्स उठाते हैं, कमर्शियल बोरोविंग, जैसे हमने बुलेट प्रूफ बुलेट ट्रेन के लिए जापान से कर्जा उठाया है, वी हैड टेकन द लोन फ्रॉम द जापान गवर्नमेंट। तो उस लोन के जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सैलरीज जो भी होती है अलग अलग डिग्निटरीज की सैलरीज, पेंशंस, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो भी लोन बोरो करते हैं, तो इट इंक्लूड्स द लोन्स, loans, then disinvestment, लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट इज मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, जैसे बीच में गवर्नमेंट को बीपीसीएल को बेचना था, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो बीपीसीएल से जितना भी पैसा आएगा उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बीच में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया, जो हमारी फ्लाइट की एक इंपॉर्टेंट सेक्टर थी, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटिटी एयर इंडिया, उसको टाटा टाटा कंपनी को बेच दिया। सो वहां से जो पैसे आते हैं, वी कॉल इट एज अ डिस इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट में डिस इन्वेस्टमेंट आती है। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डैम कंस्ट्रक्शन हो, उसके बाद ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन हो, उसके बाद, 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 नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट,
डैम कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो, उसके बाद अदर कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बेसिकली डैम कंस्ट्रक्शन याद रखो, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है डैम बनाना, या कोई भी स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, रेलवे लाइन बनाना। सपोज रेलवे का एक्सपेंशन है, expansion of railway dam, it is the part of capital expenditure. So government budget includes the revenue receipts, revenue expenditure, capital receipts, capital expenditure. कैपिटल रिसिप्ट में लोन्स और डिसइन्वेस्टमेंट, ये स्लोली आपको सपोज यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और जैसे ये टोटल कंपोनेंट हो गए, रेवेन्यू साइड्स, उसके बाद कैपिटल साइड। सो वन बाय वन एक दो चार चीजें यहाँ पे और क्लियर करते हैं हम। जैसे मैंने बोला कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट में और एक पार्ट है यहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट में और क्या आता है। सपोज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र ने, इंडिया ही नहीं कोई यहाँ, सपोज इंडिया ने कुछ लोन नेपाल को दिया है, और नेपाल जब उस लोन को वापस करेगी तो ये कैपिटल रिसिप्ट में कलेक्ट हो जाएगा। जब भी नेपाल गवर्नमेंट इंडिया को लोन वापस करेगा तो वहां पे उस लोन को कैपिटल रिसिप्ट में कलेक्ट किया जाएगा। और और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमने क्या बताया कि इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू बजट में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो वहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम बेसिकली जो कुछ लोन्स लिए उसके इंटरेस्ट पेमेंट पेड कर रहे, उसके बाद हमने जो भी लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए उनको यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमने सपोज यूएसए से हमने लोन लिया है, यूएसए से जो लोन लिया है उस लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट है हमें जो यूएसए गवर्नमेंट को देना है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से देंगे। और यहाँ पे लोन रीपेमेंट, सपोज हमें यूएसए को लोन रीपेमेंट करना है, हमें सपोज यूएसए को लोन रिपेमेंट करना है तो वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से करेंगे। उस लोन पे हमें इंटरेस्ट देना है तो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से करेंगे। सो ये चीजें हमें याद रखना है कि कौन सा हेड्स हम रेवेन्यू हेड्स में डाल रहे हैं और कौन सा एक्सपेंडिचर है हमें। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे याद रखना है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद यस यस, प्लीज आस्क मी, आस्क योर डाउट। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने अभी बोला कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम लोन पे करते हैं, शी इंटरेस्ट पे करते हैं यूएसए को, राइट? जस्ट मिनट, फिर जस्ट मिनट, यू आर नॉट ऑडिबल, जस्ट गिव मी 1 मिनट जस्ट।
हेलो। 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 आई थिंक स्टिल यू आर नॉट ऑडिबल, जस्ट मिनट। हेलो। हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल, यस प्लीज आस्क। हाँ। हाँ सर, आपने अभी बोला कि यूएसए को हम इंटरेस्ट पेमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से करते हैं, राइट? तो सर यस यस, लोन हाँ या। लोन पेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्यों करना है? वो हम देखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही कर सकते हैं ना। इफ अगर इंटरेस्ट पेमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्यों लोन पेमेंट करना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्यों लोन रिपेमेंट करना है ऐसे? क्योंकि क्या है कि लोन रिपेमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसलिए, सपोज में लोन रिपेमेंट, अभी मैंने बोला कि जापान से हमने जो लोन उठाया है, वो बेसिकली हम जो लोन लेते हैं ना, तो वो डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए नहीं लेते, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने बोला कि बुलेट ट्रेन, अभी हमने लगभग लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उठाया है फॉर द बुलेट ट्रेन, जो मुंबई टू अहमदाबाद है। ठीक है। तो उस बुलेट ट्रेन से हमारे यहाँ पे एक एक्चुअली कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हो रहा है। मतलब हम एक बुलेट ट्रेन की नई रेल लाइन बिछा रहे हैं उससे। तो उसकी वजह से एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब इससे एक स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, उससे ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बने कि उसके फ्रूट्स इकोनॉमी के लिए नेक्स्ट 10 15 20 30 या 50 सालों तक मिलते रहे। जैसे हम एक बार डैम बनाते तो उस डैम का रोल कभी कभी 100 साल 200 साल तक चलता है, तो वैसे ही ये बुलेट ट्रेन वाला है। मतलब लोन ले रहे, लेकिन उस लोन को हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज करने वाले, इसलिए रीपेमेंट करते वक्त उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से कर रहे हैं। एम आई ऑडिबल? यस यस, थैंक यू। हाँ। और बेसिकली क्या होता है दूसरा, कि जब भी हम नॉर्मल दूसरी नॉर्मल जो बोरोविंग्स होती है, तो डोमेस्टिक बोरोइंग बोलेंगे हम जिसको, या इंटरनल बोरोइंग बोलेंगे, तो उस बोरोविंग को हम यहाँ पे यूज करते हैं। इंटरनल कमर्शियल बोरोविंग्स होती तो गवर्नमेंट डे टू डे फंक्शंस के लिए यूज करती है, या गवर्नमेंट कभी कभी छोटे खर्चे उठाने के लिए जी सिक्योरिटीज इशू करते हैं, या ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं। तो ये अलग कंपोनेंट होगा। लेकिन जब हम बड़े लोन उठाते हैं एक्सटर्नली, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं हम, तो उसको रिपेमेंट हम कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही करते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हेड है, उस हेड में हम लोन्स के रिपेमेंट करते हैं बेसिकली। तो इतना हमें याद रखना है। उसके बाद बजट के कंपोनेंट्स हो गए। जैसे मैंने बोला कि बजट दो हेड्स में होता है, बजट का स्टैटिक पार्ट हो गया। अभी बजट की जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, बेसिकली बजट डिस्कस करते वक्त या बजट जब भी टेबल किया जाता है, तो बजट कौन टेबल करता है, पहले तो ये है। बजट बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है कि बजट प्रेसिडेंट टेबल करेगा। लेकिन बजट प्रेसिडेंट टेबल करेगा, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज में, या बजट जब टेबल करने का काम आता है, तो बेसिकली ये फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 112 दिया हुआ है कि बजट विल बी टेबल्ड बाय द प्रेसिडेंट, बट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर विल एक्सरसाइज दिस फंक्शन। और हर साल फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट टेबल करते हैं। और थोड़ा हिस्टोरिकली देखेंगे तो मोरारजी देसाई है, कि मोरारजी देसाई जो थे फाइनेंस मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम, मैक्स 10 बार बजट टेबल किया है। ये हाईएस्ट काउंट है मोरारजी देसाई जो थे। और उसके बाद ऐसे 3 प्राइम मिनिस्टर बने देश के जिन्होंने बजट टेबल किया था गांधी फैमिली से। एक पंडित नेहरू, उन्होंने भी बजट टेबल किया था। उसके बाद इंदिरा गांधी, और उसके बाद राजीव गांधी। ऐसे 3
पर्सन्स थे कि उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बजट टेबल किया था? और अभी सेकंड मैक्सिमम नंबर, ये जो है पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम उन्होंने 9 बार बजट टेबल किया है। और उसके बाद अभी निर्मला सीतारामन, उनका भी ये 9 बजट था। 2026 2027 का ये 9th बजट था। तो बेसिकली द बजट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, और करंटली फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी। इसका प्रिपरेशन जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करता है, तो उसको हम बेसिकली 6 स्टेजेस में, पहले तो बजट का प्रेजेंटेशन होता है। बजट का प्रेजेंटेशन होता है बेसिकली जिस दिन बजट टेबल किया जाता है उस दिन मॉर्निंग में लोकसभा में बजट प्रेजेंट किया जाता है, यूजुअली एवरी ईयर। और उसके बाद जैसे लोकसभा का होता है, तो बाद में उसको राज्यसभा में पेश किया जाता है। और लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर बजट को रीड करते हैं लोकसभा में। और प्रेजेंटेशन स्टेज में सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग जो भी प्रोविजंस होते हैं बजट के, तो उन प्रोविजंस को सिर्फ रीड करके दिखाते हैं पहले प्रेजेंटेशन स्टेज में। जैसे मॉर्निंग में 1 फरवरी के मॉर्निंग में चर्चा है, तो बजट के बजट छोड़ के फाइनेंस मिनिस्टर के साड़ीज पे ज्यादा हुई कि कौन सी साड़ी वियर की और ये वो, लेकिन मॉर्निंग पेजेस में। लेकिन बजट का जो प्रेजेंटेशन डे होता है तो उसमें रीडिंग का पार्ट होता है सिर्फ, अंडर आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 में जो दिया हुआ है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको रीड करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे रीडिंग चलता है, बेसिकली 1 फरवरी में हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज होती है जनरल डिस्कशन। जैसे ही बजट टेबल हो जाता है उसके बाद उस पर जनरल डिस्कशंस होता है। उसके बाद स्क्रूटिनी, डिपार्टमेंटल कमिटी द्वारा स्क्रूटिनी होती है। देन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। उसके बाद वोटिंग होता है ऑन अ डिमांड फॉर ग्रांट्स। व्हाट इज मीन बाय डिमांड फॉर ग्रांट्स, उसको ही हम स्लोली वन बाय वन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैं नोट डाउन करते जा रहा हूँ। देन नेक्स्ट, वोटिंग फॉर वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। देन पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। passing of appropriation bill and passing of finance bill. So these are the 6 stages, basically 6 important stages of the budget. ये 6 important stages है बजट की: प्रेजेंटेशन स्टेज, जनरल डिस्कशन स्टेज, स्क्रूटिनी स्टेज, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, एंड देन पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। सो इस 6 कंपोनेंट में बजट को डिवाइड किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे बजट क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, या अप्रोप्रिएशन साइज क्या होते हैं,
इसमें गवर्नमेंट को स्पेंडिंग की अथॉरिटी मिलती है, मतलब गवर्नमेंट कैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बेसिकली गवर्नमेंट की तीन पर्स होती है या तीन फंड्स होते हैं। पहला फंड होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, देन सेकंड फंड होता है कंटिंजेंसी फंड, और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो तीन पर्स होती है, एक कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। अंडर आर्टिकल 2261 कंटिंजेंसी कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, अंडर आर्टिकल 2662 पब्लिक अकाउंट होता है, एंड आर्टिकल 267 कंटिंजेंसी फंड होता है। सो वी हैव द थ्री टाइप्स ऑफ फंड। जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और कैपिटल रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये दोनों साइड से जो भी इनकम आता है तो ये कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट में। उसके बाद पब्लिक अकाउंट में टेम्पररी अमाउंट ऐड होती है, टेम्पररी। इस टेम्पररी अमाउंट में होता है बेसिकली क्या, कौन से अमाउंट यहाँ पे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कंसिडर करेंगे, जैसे पीएफ, जो भी प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, हमारे सैलरी से जो पीएफ का पैसा कटता है, तो ये पब्लिक अकाउंट में आता है, बिकॉज पब्लिक अकाउंट इज नथिंग बट द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज अदर लायबिलिटीज। मतलब क्या होता है, सपोज मेरे अकाउंट से आज पीएफ कटा है 2026 में, और मैं रिटायर होने वाला हूँ 2045 में, तो उस पीएफ के अमाउंट को मुझे उस गवर्नमेंट को रीपेड करना है 2045 में, 2045 में। तब तक गवर्नमेंट उन पैसों को यूज कर सकता है 2026 से लेके 2045 तक गवर्नमेंट जो भी पीएफ के तौर पे मेरे अकाउंट से पैसे हर मंथ में काटे जा रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट स्पेंड कर सकता है। तो वी कॉल इट एज अदर लायबिलिटी, मतलब कुछ समय के बाद उन पैसों को वापस करना पड़ता है। या पब्लिक अकाउंट में और आता है पोस्ट में जो भी डिपॉजिट्स किए जाते हैं, पोस्ट में सपोज मैंने एफडी बनाई है 20 सालों के लिए, एक मैंने एफडी बनाई 20 ईयर्स के लिए विथ अमाउंट 10 लाख। 10 लाख अमाउंट में मैंने 20 सालों के लिए एफडी बनाई है, तो उस एफडी की अमाउंट या उस अमाउंट को हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो उस अमाउंट को हम पब्लिक अकाउंट में कंसिडर करेंगे। और कंटिजेंसी फंड होता है, दिस इज अ इमरजेंसी फंड। Contingency fund is also called as emergency fund, which is direct or under control of the President of India. प्रेसिडेंट के अंडर में कंटिजेंसी फंड होता है। प्रेजेंटली इस कंटिजेंसी फंड में 30,000 करोड़ रुपीज रखे हैं। दिस इज द एक्स्ट्रा मनी, और एक साइड पॉकेट में मनी रखे होते हैं जिसको इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं। इट इज यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। विदाउट पार्लियामेंट की परमिशन लेके इस कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को पेड किया जाता है, तो वी कॉल इट एज अ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ऐसे तीन बास्केट्स होते हैं। कहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अप्रोप्रिएशन बिल मतलब क्या। तो स्पेंडिंग, कहाँ से स्पेंडिंग करना है,
कॉन्सोलिडेटेड फंड से स्पेंडिंग करना है, और कॉन्सोलिडेटेड फंडिंग फंड से स्पेंडिंग करना है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यहाँ से स्पेंडिंग होती है, और कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो स्पेंडिंग होती है, तो इसको कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो स्पेंडिंग होती है तो उसको पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगता है। इस स्पेंडिंग को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड में पार्लियामेंट का अप्रूवल होता है, और पब्लिक अकाउंट में भी बेसिकली ये रूटीनाइज रिलीज होने वाले पैसे हैं, इसलिए वो भी पार्लियामेंट की परमिशन से ही स्पेंड किए जाते हैं। तो इन 6 स्टेजेस में, जैसे अप्रोप्रिएशन बिल में स्पेंडिंग होता है बेसिकली, तो यहाँ पे फाइनेंस बिल में क्या होता है, फाइनेंस बिल में इट गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्सेस, टैक्स कलेक्शन की पावर जो होती है, तो ये टैक्स कलेक्शन की पावर फाइनेंस बिल में आती है। पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल इट गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज टू कलेक्ट द टैक्सेस, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो, वो टैक्स कलेक्ट करने की पावर फाइनेंस बिल पास होने के बाद मिलती है, टैक्स कलेक्ट करने की या टैक्स पेंडिंग करने की पावर मिलती है अप्रोप्रिएशन बिल से। तो ये दो है। सर फिर ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा ना, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल? क्या क्या पासिंग ऑफ? पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल भी फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आएगा ना? यस, रेवेन्यू रिसिप्ट में जो भी पैसा कलेक्ट होता है, तो इट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल। और उसके बाद कुछ कैपिटल रिसिप्ट भी होती है, जो कैपिटल रिसिप्ट है उसको भी परमिशन, सपोज यहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं, बजट में अलग सेक्टर्स में दिया होता है कि डिस इन्वेस्टमेंट करना है हमें, मतलब जो कंपनीज कुछ बेच के पैसा वहां से भी कलेक्ट करना है, तो डिस इन्वेस्टमेंट अलग जगह पे आता है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट आता है। यस, यू आर करेक्ट, यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट आता है। ओके। हेलो। हेलो। यस सर। यस, आपके जो भी मतलब जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट में एक बेसिकली, रेवेन्यू रिसिप्ट में जो भी टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, मैंने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे बताया हुआ है, जस्ट जैसे यहाँ पे बताया मैंने इनकम टैक्स, तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अंडर कस्टम एक्ट, कस्टम ड्यूटी बताया मैंने, कस्टम एक्ट है 1962 का, उसके अंडर कस्टम एक्ट। यहाँ पे जीएसटी एक्ट है 2017 का, तो जीएसटी एक्ट, ऐसे अलग अलग एक्ट्स के तहत उन पैसों को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। ओके सर। यस। तो ये टोटल बजट के अलग अलग कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया, 3 टाइप्स के जो फंड्स है उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देन बजट के रिगार्डिंग बेसिकली हर एक स्टेज में क्या होता है, इन डिटेल जरूरी नहीं, लेकिन एक बेसिक जो चीज है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो उसको मैं एक बार बता देता हूँ कि अप्रोप्रिएशन बिल जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट को ऑथराइज करता है, दिस आफ्टर द पैसेज ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल इट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल होता है मतलब टू कलेक्ट द टैक्सेस, ये जो पावर होती है तो फाइनेंस बिल से मिलती है। उसके बाद फाइनेंस बिल में और भी एक कंपोनेंट होता है,
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में कभी कभी क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस होते हैं, एग्जिस्टिंग टैक्सेस को भी मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस और एबॉलिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस, ये भी फाइनेंस बिल में होता है। किसी एग्जिस्टिंग टैक्सेस को मॉडिफाई करना, एबॉलिश करना, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंस बिल। सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, तो ये मॉडिफाई, एबॉलिशन, ये भी उसका ही पार्ट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फाइनेंस बिल को, फाइनेंस बिल मस्ट बी पास विद इन द 75 डेज। जैसे बजट टेबल किया जाता है, सपोज अभी इस साल का बजट 1 फरवरी 2026 को टेबल किया गया है, यहां से 75 डेज में इस फाइनेंस बिल को पास करना है, पारित करना है। तो इट मस्ट बी पास्ड विद इन 75 डेज फ्रॉम द इंट्रोडक्शन डेट। और 75 डे के बाद जैसे ही लोकसभा में काम होता है, तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, और फिर राज्यसभा उस बजट को पास करता है। लेकिन मेन ऑथोरिटी लोकसभा के पास होती है। लोकसभा इज मेन ऑथोरिटी, क्योंकि लोकसभा इज नथिंग बट द हाउस ऑफ पीपल्स। डायरेक्टली लोगों ने चुन के रिप्रेजेंटेटिव भेजे, इसलिए फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके रिगार्डिंग लोकसभा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और देन डिफिशिएट फाइनेंसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। व्हाट इज मीन बाय डिफिशिएट एंड व्हाट इज मीन बाय डिफिशिएट फाइनेंसिंग? क्या होता है ये डिफिशिएट फाइनेंसिंग? तो बेसिकली डिफिशिएट मतलब क्या होता है? सपोज गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, सॉरी गवर्नमेंट का इनकम प्लस एक्स वाई जेड, नाम एक्स वाई जेड एक अमाउंट है, इनकम प्लस एक्स वाई जेड अमाउंट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये इनकम प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो वी कॉल इट एज अ डिफिशिएट फाइनेंसिंग। और इसी एक्स वाई जेड डिफिशिएट फाइनेंसिंग को हम इसी को ही डिफिशिएट फाइनेंसिंग बोलते हैं। इन टर्म्स में लेते, सपोज गवर्नमेंट का इनकम 100 रुपीज, एक टोकन अमाउंट कंसिडर करते हैं, और गवर्नमेंट ने 20 रुपीज मार्केट से बोरोविंग किया है, मार्केट से लोन लिए हुए, और गवर्नमेंट इस साल के लिए 120 रुपीज स्पेंड करने वाली है। 2026 2027 में गवर्नमेंट 120 रुपीज स्पेंडिंग करने वाली, तो ऊपर के जो 20 रुपीज होते हैं वी कॉल इट एज अ डिफिशिएट फाइनेंसिंग। और बेसिकली ये जो कंसेप्ट दी हुई डिफिशिएट की, इट वाज गिवन बाय केन्स। केन्स जो इकोनॉमिस्ट है, उसने कंसेप्ट की रेफर्स टू सिचुएशन in which government expenditure exceeds the government revenue, we call it as a deficient financing। और इसमें जो बोरोविंग्स होती है, एक तो इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, या मोनेटाइजेशन। इसमें इंटरनल मतलब मार्केट से गवर्नमेंट लोन उठा सकता है, एक्सटर्नल मतलब गवर्नमेंट दूसरे देशों से लोन ले सकता है। सपोज हमने यूएसए से लोन लिया, इट इज अ एक्सटर्नल फंडेड डिफिशिएट। या हमने इंटरनल मार्केट से, इंडिया से पैसे उठाए, तो इंटरनल हो गया। या तीसरा होता है मोनेटाइज, तीसरा होता है मोनेटाइज डिफिशिएंट।
व्हाट इज मीन बाय मोनेटाइज डिफिशिएट? मोनेटाइज डिफिशिएट में क्या होता है? प्रिंटिंग अ न्यू करेंसी। मोनेटाइज डिफिशिएट में होता है प्रिंटिंग प्रिंटिंग अ न्यू करेंसी। जो भी करेंसीज होती है तो उन करेंसीज को प्रिंट करना, प्रिंटिंग अ न्यू करेंसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मोनेटाइज डिफिशिएंसी। डायरेक्टली गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट करता है, लेकिन इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। मोनेटाइज डिफिशिएट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी इन्फ्लेशन में बताया था कि वेनेजुएला, जहां पे 1,30,000 1,30,000% से इन्फ्लेशन बढ़ा था, और ड्यू टू दैट उनको उनकी जो रेगुलर करेंसी थी उनको बंद करके एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करनी पड़ी, बिकॉज ओवर इन्फ्लेशन। ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट ऑन द डिफिशिएंट फाइनेंसिंग? बेसिकली इस डिफिशिएंट को इंटरनल लोन से या एक्सटर्नल लोन से या मोनेटाइज वेज से, ओके, या मोनेटाइज बेस से मतलब प्रिंटिंग अ न्यू करेंसी, ऐसे तीन माध्यम से पैसा गवर्नमेंट लगा सकता है। सपोज गवर्नमेंट का इनकम कम है और गवर्नमेंट को ज्यादा स्पेंड करना है, उस केस में बेसिकली डिफिशिएट के इंडिया में कुछ टाइप्स है। टाइप्स ऑफ डिफिशिएट, वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट डिफिशिएट। फर्स्ट इज रेवेन्यू डिफिशिएट, दूसरा होता है फिस्कल डिफिशिएट, रेवेन्यू डिफिशिएट, फिस्कल डिफिशिएट और प्राइमरी डिफिशिएट। प्राइमरी, फिस्कल और रेवेन्यू, ऐसे तीन टाइप्स के डिफिशिएट है। रेवेन्यू डिफिशिएट, फिस्कल डिफिशिएट और प्राइमरी डिफिशिएट। रेवेन्यू डिफिशिएट में क्या होता है? टोटल जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ये जो प्रीवियस स्लाइड मैंने यहाँ पे ली थी, जस्ट मिनट, यहाँ पे जो डिफरेंस है देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट से और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ से रेवेन्यू साइड में सिर्फ इस साइड का कंसिडरेशन हो तो आर ई माइनस आर आर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये जो डिफरेंस यहाँ से निकल के आता है तो वी कॉल इट एज अ रेवेन्यू डिफिशिएंट। और उसके बाद टोटल बजट डिफिशिएंट हो तो दोनों, मतलब कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जस्ट यहाँ पे एक हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स, बजट डिफिशिएट, या जो फिस्कल डिफिशिएट होता है, इसमें क्या होता है? इसमें और इसमें दोनों में बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर माइनस फिस्कल डिफिशिएट इंक्लूड्स द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस
कैपिटल रिसिप्ट। So fiscal deficit include the revenue total expenditure minus revenue receipts plus capital receipts. It is the fiscal deficit. और प्राइमरी डिफिशिट में क्या होता है? फिजिकल डिफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डिफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड एज प्राइमरी डिफिशिट। ये क्या होता है बेसिकली? इस प्राइमरी डिफिशिट को क्यों कैलकुलेट किया जाता है? सपोज गवर्नमेंट का इनकम है 100 रुपीज, गवर्नमेंट ने 30 रुपीज बोरो किए एज अ फिजिकल डिफिशिट, और गवर्नमेंट ने 130 रुपीज स्पेंड किए। तो ये जो 30 रुपीज उन्होंने स्पेंड किए हुए, उसमें से 20 रुपीज उन्होंने लगाए डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, और 10 रुपीज लगाए, 20 रुपीज लगाए डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, और 10 रुपीज ये कौन से भी एरिया, 10 रुपीज को हमने जो लोन्स लिए, सपोज हमने जापान से जो बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिए, तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 10 रुपीज स्पेंड हुए। जो हमने जापान से बुलेट ट्रेन के लिए लोन उठाया उसके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 10 रुपए हमने वहां पे यूज किए, 20 रुपीज हमने डैम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए। तो ये जो होता है, तो इस 20 रुपीज को ही हम प्राइमरी डिफिशिट बोलते हैं। क्योंकि प्राइमरी डिफिशिट मतलब फिजिकल डिफिशिट कितना है? 30 रुपीज माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितने किए हमने बुलेट ट्रेन के ऊपर जो लोन लिया है, 10 रुपए। तो ये जो 20 रुपीज है, इट इज अ प्राइमरी डिफिशिट। ये क्यों ऐसे कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट से कुछ एसेट नहीं बनती है, लेकिन जो एक्चुअल हमने पैसे लिए 20 रुपए से, हम जो डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसपे ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, उसमें से थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ एकड़ लैंड विल बी अंडर द इरिगेशन। उसमें से हजारों हेक्टर लैंड ये जो है इरिगेटेड हो सकती है, और उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए उस डैम कंस्ट्रक्शन के अमाउंट को हम प्राइमरी डिफिशिट मतलब बेसिक डिफिशिट, रियली जो डिफिशिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। फिजिकल डिफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, वी कॉल इट एज अ प्राइमरी डिफिशिट। और बजटरी डिफिशिट अभी हम उसको जीरो ही रखते हैं 87 88 से, इसलिए बजट डिफिशिट और फिजिकल डिफिशिट एक साथ ही हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने के बाद डिफिशिट फाइनेंसिंग, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आज भी यूज किया जाता है। और डिफिशिट फाइनेंसिंग का रोल क्या है? जब भी फिजिकल डिफिशिट, जब भी फिजिकल डिफिशिट बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, मतलब क्या होता है? वी कॉल इट एज एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपांशनरी फिजिकल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट क्या करना चाहता है? गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ दैट अलग अलग टेंडर्स लिखने के या गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। या जब फिजिकल डिफिशिट कम किया जाता है, स्पेंडिंग कम की जाती है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी बोला जाता है। कि जहां पे हम नया कर्जा ज्यादा नहीं उठाएंगे, जितना एग्जिस्टिंग इनकम है उससे ही खर्चे चलाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी होती है। एडिशनल पैसे मार्केट से या अलग अलग देशों से उठाए नहीं जाते हैं, लोन्स नहीं लिए जाते हैं। सो वी कॉल इट एज अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी।
जैसे हमारा भी पर्सनल होता है कि सपोज हमारा इनकम 1 लाख रुपीज इनकम है, तो हम उस हिसाब से खुद भी लोन उठाते, पर्सनल लेवल पे हम जब लोन उठाते तो हमारे सैलरी के हिसाब से हम लोन उठाते। वैसे गवर्नमेंट का होता है कि गवर्नमेंट की जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्शनरी या एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी रखनी तो उन पे होते हैं। और उसके बाद एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिशिएंट। इफेक्टिव, यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिफ्थ कंसेप्ट। इफेक्टिव रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिशिएंट। व्हाट इज मीन बाय इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिशिएंट? इसमें fiscal deficit, effective revenue deficit is nothing but the fiscal deficit minus the amount used for the capital asset creation minus amount used for capital asset, amount used for the capital asset। तो अभी टोटल एफडी कितना कंसिडर किया हमने ऊपर 30 रुपीज, 30 रुपीज माइनस अमाउंट यूज फॉर कैपिटल असेट। कैपिटल असेट के लिए कितने अमाउंट यूज किया हमने? 20 रुपीज। तो 30 - 20 इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो 10 रुपीज इज नथिंग बट द फिजिकल डिफिशियंट। उसके बाद 20 रुपीज जो था, 20 रुपीज इज प्राइमरी डिफिशियंट, 10 रुपीज इज इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिशियंट, 30 रुपीज इज फिजिकल डिफिशियंट। तो तीन डिफिशियंट है। अभी इफेक्टिव रेवेन्यू मतलब क्या? हमें पता है कि हमने जो 20 रुपीज जो डैम कंस्ट्रक्शन पे यूज किए, तो उसके फ्रूट्स हमें नेक्स्ट 50 साल 100 सालों तक मिलने वाले हैं। जैसे हमने भाखरा नांगल डैम कंस्ट्रक्ट किया था देश आजाद होने के बाद, तो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के अंदर आज तक उसके फ्रूट्स हमारे प्रेजेंट जनरेशन तक आज तक काम चल रहा है। तो क्या है उसका? जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, एक नेक्स्ट एक 2 मिनट के लिए हम पॉज लेते, देन वी विल रिज्यूम द सेशन। एक कंटिन्यूअसली टॉकिंग होती है, तो नेक्स्ट एक 2 मिनट के लिए हम पॉज लेते सेशन, देन वी विल रिज्यूम द सेशन।
am audible. तो effective revenue deficit, budget deficit, then primary deficit, fiscal deficit, और लास्ट है आपका deficit, budget deficit and effective revenue deficit. Any doubt up to this point? Then we will start the discussion on deficit finance. Okay. Yes. Then we will start the discussion on objectives. So deficit financing की ऑब्जेक्टिव पहला है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ. Then employment generation. Then third, stimulate demand. Stimulate demand. During recession. Stimulate demand during recession. Employment generation. Economic growth. Then fund infrastructure या infrastructure projects. Infrastructure projects demands. Stimulate demand during during recession. Infrastructure project, employment generation, promote economic growth. So these are the four important objectives of the deficit financing. और बेसिकली जैसे अभी प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इसको कंसिडर करते हैं और डिफिशिएट फाइनेंसिंग क्या है. सपोज गवर्नमेंट का 100 रुपीज इनकम है, 30 रुपीज गवर्नमेंट फिजिकल डिफिशिएट है गवर्नमेंट का, 30 रुपीज फिजिकल डिफिशिएट, 100 रुपीज गवर्नमेंट का इनकम है और 130 रुपये टोटल एक्सपेंडिचर. तो इनकम, एफडी और एक्सपेंडिचर, तो तीन हेड्स में स्पेंडिंग है. अभी यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये जो 30 रुपीज स्पेंड हो रहे हैं, तो इसको गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या स्टिमुलेट डिमांड या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, चारों हेड्स में कहीं पे भी लगा सकते हैं. सपोज गवर्नमेंट ने इन 30 रुपीज में कंसिडर किया कि हम डैम कंस्ट्रक्ट करते,
तो डैम कंस्ट्रक्ट करते तो देश में क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। सपोज इनिशियली हमारे पास 10 डैम थे, अभी 10 से होके 11 डैम होंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, नंबर वाइज इंक्रीज 1 डैम। सेकंड, इसका दूसरा रिफ्लेक्शन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस डैम कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली सपोज 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो इसी अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। तीसरा, सपोज इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, उस समय पे हमने डैम कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट निकाला है, तो इसका किसी न किसी कंपनी को या किसी न किसी एंटिटी को टेंडर लेगी, वो एंटिटी ये काम दूसरे सब लीज को हायर करेंगे, और उससे 100 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रही, और 200-300 लोगों को इनडायरेक्ट मिलती है। सपोज वहां पे जो लोग काम करने आने वाले, उनके लिए हाउसिंग की रिक्वायरमेंट हो, या उनके लिए फूडिंग की रिक्वायरमेंट हो, उनको उस काम तक जाने के लिए ट्रैवल रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में डिमांड पुश की जाती है। मतलब सपोज डैम कंस्ट्रक्शन करने के लिए रोज 100 लोग ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। इस ट्रांसपोर्ट में पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, ऐसे अलग अलग ट्रांसपोर्ट मोड यूज किए जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, जो लोग गाड़ियां चला रहे, जिनकी रिक्शाज है या जिनकी बसेस है, प्राइवेट बसेस है, तो उनको भी डिमांड जनरेट होगी। बसेस को जनरेट होगी तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने जाएंगे लोग। उसके बाद वहां से जो पेट्रोल पंप के बाद जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, जो ड्राइवर्स है, उनको भी इनकम मिलेगा, तो वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्चे करेंगे ज्यादा। वो अपने उस पैसों से नई कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते, हाउसिंग ले सकते, बाइक ले सकते, कार ले सकते। मतलब ऐसे एक का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे इम्पैक्ट होके ओवरऑल इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जाता है। तो इसलिए ये डिफिशिएंट फाइनेंसिंग का रोल है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, ऐसा होता होता पूरे इकोनॉमी में इसका स्पाइरलिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए डिफिशिएंट फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे मैं 30 रुपीज बोल रहा हूँ, लेकिन जब गवर्नमेंट पुश करते, जस्ट इमेजिन करिए कि गवर्नमेंट का बजट बहुत बड़ा होता है, उसमें से सपोज गवर्नमेंट ने एडिशनल 1 लाख रुपीज एज ए डिफिशिएंट पुश किए, 1 लाख रुपीज, 1 लाख करोड़, तो 1 लाख करोड़ ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इतने अमाउंट पुश करने के बाद जस्ट इमेजिन इकोनॉमी में कितना इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद इस डिफिशिएंट फाइनेंसिंग का डिसएडवांटेज क्या है एग्जैक्टली exactly? मतलब हम डिफिशिएंट फाइनेंसिंग करेंगे तो इसकी क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस, जस्ट अ मिनट। सो डिसएडवांटेज ऑफ तो डिसएडवांटेज ऑफ डिफिशिएंट फाइनेंसिंग। तो एडवांटेज के बाद कुछ डिसएडवांटेजेस भी, जैसे वन बाय वन डिसएडवांटेजेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, डिफिशिएंट फाइनेंसिंग बढ़ना मतलब इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट।
तो जैसे डिफिशिएंट फाइनेंसिंग बढ़ता है तो पब्लिक डेब्ट में बहुत इंक्रीज भी होती है। तो deficient financing will increase the public debt. Then दूसरा होता है इन्फ्लेशन, लीड्स टू इन्फ्लेशन। देखिए पब्लिक डेब्ट और लायबिलिटी तो अलग अलग पार्ट है। बेसिकली लायबिलिटी लायबिलिटीज मतलब क्या है, जो अमाउंट फिक्स इंटरवल के बाद रिटर्न की जाती है तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। और पब्लिक डेब्ट मतलब क्या होता है कि ये दूसरे एंटिटी से पब्लिक डेब्ट उठाया जाता है। 11 बेसिकली पब्लिक डेब्ट में दूसरे एंटिटी से जो पब्लिक डेब्ट एम ऑडिबल। तो पब्लिक डेब्ट में बेसिकली पब्लिक डेब्ट इंक्रीज हो जाता है। लायबिलिटी एक अलग पार्ट है, मैंने प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे बताया था। कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया में पब्लिक अकाउंट में हम क्या होता है कि अदर लायबिलिटीज को यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पीएफ की अमाउंट, प्रोविडेंट फंड की अमाउंट, या पोस्ट बैंक में जो डिपॉजिट्स होते हैं उसकी अमाउंट एक सर्टन इंटरवल के बाद हमें वापस करनी होती है। उसके बाद लीड टू इन्फ्लेशन, क्योंकि एडिशनल अमाउंट, अभी जस्ट इमेजिन कीजिए कि 1 लाख करोड़ रुपीज, गवर्नमेंट 1 लाख रुपीज करोड़ में से हम कंसिडर करते हैं कि सपोज उसमें से 20,000 करोड़ रुपीज की गवर्नमेंट रेलवे बना रहा है। तो इस रेलवे बनाने के लिए रेलवे की कोच फैक्ट्री चलेगी। कोच फैक्ट्री में अलग अलग लोग काम करेंगे। कुछ काम प्राइवेट एंटिटी को आउटसोर्स हो रहा है तो वो लोग काम करेंगे। उस कोच फैक्ट्री या जहां पे भी रेलवे के एडिशनल कैपेसिटी को फुलफिल किया जा रहा है वहां पे होटल इंडस्ट्री, वहां पे हाउसिंग इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, मतलब एक सेक्टर का इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर पे होता है, दूसरे का तीसरे सेक्टर पे होता है। तो इसकी वजह से ये डिमांड बढ़ने लगती है, इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आने के बाद लोग क्या करते हैं, फिर खर्चे करते हैं। सपोज मैं प्राइवेट पर्सनल हूँ, मेरी होटल है और उस होटल में मुझे इस साल ज्यादा इनकम हुआ एडिशनल रिक्वायरमेंट की वजह से, 10 लाख 20 लाख एडिशनल इनकम होता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कार ले लूँ या घर ले लूँ। सपोज मैं कार का सोच रहा हूँ तो जो कंपनी कार बना रही है वहां पे भी डिमांड पुश होगी, तो वहां पे एडिशनल वर्कर काम करेंगे, एडिशनल कार्स बनाएंगे। फिर वो जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनका भी इनकम बढ़ेगा तो वो भी आगे स्पेंड करेंगे। तो ऐसा पूरे इकोनॉमी में लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए पुश करने के बाद
लगभग लगभग इकोनॉमी 5 से 10 लाख करोड़ तक पुश हो सकती है उसके वन, जिसको मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आ सकती है, इतनी बड़ी अमाउंट होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है या एक कॉज है। और कभी कभी ज्यादा मनी पुश करने के बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। इट विल हैम्पर द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट लीड टू इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऐसे अलग अलग एरियाज में इसके डिसएडवांटेजेस हमें दिखाई देते हैं 3 हेड्स में बेसिकली। एम ऑडिबल? डिफिशिएंट फाइनेंस, फाइनेंस पे यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रीवियसली अभी 2023 या 2024 में इस पे डिफिशिएंट फाइनेंसिंग पे क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? यस, आई एम ऑडिबल? सर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि डेफिशिएंट हेलो? फाइनेंस आया था? हेलो? हेलो? यस, ओके। डाउट्स है एम या आई ऑडिबल एम सर? ऑडिबल का आंसर ये? नहीं नहीं सर, आई वाज आस्किंग कि अभी आप ये आपने जो बताया कि क्वेश्चंस आए थे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे? ओके, सो आफ्टर डिफिशिएंट फाइनेंसिंग, अभी डिफिशिएंट फाइनेंसिंग का भी टारगेट हमने सेट किया है कि हम 4% से नीचे रखेंगे। बेसिकली इस डिफिशिएंट फाइनेंसिंग को कंटिन्यूअसली रिड्यूस करने में गवर्नमेंट की कोशिश होती है। आगे जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट को कवर करने के बाद, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कवर होने के बाद एक होता है करंट ट्विन डिफिशिएंट होता है। ट्विन डिफिशिएंट इंक्लूड फिस्कल डिफिशिएंट प्लस करंट अकाउंट डिफिशिएंट। ट्विन डिफिशिएंट इज नथिंग बट द फिस्कल डिफिशिएंट प्लस करंट अकाउंट डिफिशिएंट। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होने के बाद इसको डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद डिफिशिएंट फाइनेंसिंग होने के बाद टाइप्स ऑफ बजट। यस यस, प्लीज आस्क। हेलो? एम आई ऑडिबल सर? यस, काइंडली आस्क योर डाउट। हाँ सर, आपने अभी जो बताया कि लास्ट ईयर पेपर में आया था डेफिशिएंट फाइनेंस का, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आया था कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आया था? हेलो, आई हेलो? एम ऑडिबल? प्लीज आस्क योर डाउट, शुभ लक्ष्मी। हेलो सर, एम आई ऑडिबल टू यू? What prelims? You can also talk directly in the audio, so you can comfortably talk with me. What is the doubt? Question on prelims and mains. Yes, एक इसके बाद है ना, इसके बाद मैं थोड़ा जो बेसिक एक दो कंसेप्ट होने के बाद है ना, एक सेशंस में मैं क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ। ओके, ड्यू टू नेटवर्क इशू यू आर नॉट ऑडिबल।
यस, यू यू आर आस्किंग फॉर द क्वेश्चन। एक्चुअली बेसिकली उसकी क्वेश्चंस हम पूरे टॉपिक वाइज पीडीएफ कवर करेंगे। आई विल कवर द पीवाईक्यूज ऑल्सो। एक बार जैसे बेसिक कंसेप्ट फिनिश हो जाती है तो मैं उसके रिगार्डिंग टॉपिक वाइज कैसे पीवाईक्यूज आते हैं तो उसको उनको भी कंसिडर करते हैं। यस, टाइप्स ऑफ बजट में बेसिकली पहले एक होता था ट्रेडिशनल बजट, मतलब जितनी अमाउंट सरकार के पास पैसे आ रहे हैं तो उस ट्रेडिशनल बजट में जैसे सरकार के पास गवर्नमेंट के पास जैसे पैसे आते हैं तो उन पैसों का खर्चा करना मतलब ट्रेडिशनल बजट होता है। दूसरा है परफॉर्मेंस बजट। सेकंड इज परफॉर्मेंस बजट। इस परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है बेसिकली परफॉर्मेंस बजट में, तो परफॉर्मेंस बजट में परफॉर्मेंस देखा जाता है। जैसे सपोज मैंने 100 स्कूल कंस्ट्रक्ट किए, तो 100 स्कूल कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसमें से हर एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो टोटल 10,000 बच्चे एनरोल हो गए। 100 स्कूल, हर एक स्कूल में 10 लोग हैं तो 10,000 चिल्ड्रन विल स्टडी। और इस 10,000 में से 9,000 बच्चे ऐसे हैं कि दे कैन राइट, दे कैन रीड, दे कैन कैलकुलेट। वो रीड करेंगे, राइट करेंगे, कैलकुलेट कर। दे विल रीड, they will write, they will calculate. So it is a part of performance budget। तो वो खुद लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ये परफॉर्मेंस बजट का पार्ट हो गया। उसके बाद जीरो बेस्ड बजट। परफॉर्मेंस बजट मतलब क्या है कि बच्चों का परफॉर्मेंस, यहाँ पे सिर्फ स्कूल कंस्ट्रक्ट करना, 100 स्कूल कंस्ट्रक्ट करना पर्पज नहीं है। मतलब 100 स्कूल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने सपोज 50 करोड़ रुपीज, 50 करोड़ रुपीज का बजट सैंक्शन किया है, तो उस बजट को परफॉर्मेंस के तौर पे देखा जाता है कि 100 स्कूल होने के बाद हर एक स्कूल में 100 बच्चे, तो 10,000 बच्चों में से कितने बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो अपने अपनी स्टैंडर्ड्स में रीड कर पा रहे हैं, राइट कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ दैट स्कूल। We are not focusing on the number of school or number of children which are enrolled in that school. We are focusing on the performance of that children। के बाद होता है एक जीरो बेस बजट। बेसिकली जीरो बेस बजट में इस जीरो बेस बजट में क्या किया जाता है, बेस जीरो रखा जाता है। व्हाट इज मीन बाय बेस जीरो रखना, मतलब क्या है। सपोज 3 साल की
ईयर कंसिडर करते हैं हम 2024 2025, 2025 2026, 2026 2027। 2024 2025, 2025 2026, 2026 2027। तो ऐसे तीन अलग अलग ईयर से 2024 2025 में हमने, सपोज हम कंसिडर करते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है। उस स्कीम का 2024 में एलोकेशन था सपोज 10,000 करोड़ रुपीस। ये 2025 में हमें समझ में आया कि वी नीड मोर स्पेंडिंग ऑन द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे हमने 15,000 करोड़ रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम पे स्पेंड किए। उसके बाद हमें पता चला कि 2025 में इसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, तो हम अभी प्रेजेंट ईयर में इस स्पेंडिंग को 5,000 तक लेके आएंगे, क्योंकि अभी जो टारगेट हमें अचीव करने थे तो हमने अचीव कर लिए, तो हमने अचीव कर लिए वहां पे जो टारगेट्स है। तो ऐसे जीरो बेस मतलब प्रीवियस साल में हमने कितना एलोकेशन किया है उसका कोई लेन देन नहीं इस साल में। हमें देखना है कि हमारे हमें कौन से इंडिकेटर्स अचीव करने हैं, उस अचीव करने के लिए कितने अमाउंट लगने वाले हैं। तो जीरो बेस मतलब ऐसे होता है ना कि प्रीवियस बेस को हम यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर पा रहे जब हम 2026 2027 में फंड एलोकेट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट प्रीवियस बेस ईयर का कोई यहाँ पे लेन देन नहीं है, या वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द बेस ईयर। एवरी डिपार्टमेंट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, और उस साल की जो एक्टिविटी है 2026 2027 की, तो उस एक्टिविटी के हिसाब से फंड एलोकेट होगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम द बेस। ऐसा नहीं कि प्रीवियसली में महंगाई बढ़ रही तो 10,000 करोड़ थे 15 थे तो यहाँ पे 17,000 करोड़ थे। नहीं, हमें जो कुछ इंडिकेटर अचीव करने तो उस हिसाब से हम अलोकेशन करेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जीरो बेस्ड बजटिंग इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। दूसरा ऐसा है, और एक ऐसा है कि और जीरो बेस्ड बजटिंग का एग्जांपल कैसे हो सकता है। सपोज गवर्नमेंट ने बच्चों को सब्सिडी प्रोवाइड की। बच्चों को बोलने की वजह से हम बोलेंगे कि सब्सिडी। सपोज गवर्नमेंट ने कुछ जो कुछ एग्री इनपुट्स होते हैं, एग्री इनपुट्स एक विलेज है उसके एग्री इनपुट्स के लिए सपोज गवर्नमेंट 1,000 करोड़ रुपीज का क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं 2024 2025 में। उस सब्सिडी की वजह से उस एग्री विलेज में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दी, और उनको लगा कि अभी एग्री फूड के बाद हमें मशीनरी भी देनी चाहिए फार्मर्स पे। मशीन प्लस एग्री सीड्स या एग्री अदर इनपुट्स, और उनको लगा कि अभी ये एलोकेशन हमें 5,000 करोड़ करना पड़ेगा क्योंकि 1,000 करोड़ से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये 5,000, 1,000 से वो 5,000 कर देंगे। उसके बाद उनको लगा कि अभी इंडिकेटर अचीव हो गया है। उस एरिया में जितने भी 1,000 फार्मर थे
तो उनमें से 500 फार्मर की सिचुएशन बढ़ गई तो उस अलोकेशन को फिर घटा देंगे, फिर 2500 करोड़ कर देंगे, क्योंकि उनको पता है अभी 1000 में से 500 फार्मर्स वहां पे अच्छे से बेनिफिट उनको मिला है, तो उनकी सिचुएशन सुधर गई, तो वी विल रिड्यूस दैट अमाउंट। तो ये जो फ्लक्चुएशन है 1000 करोड़, 5000 करोड़, 2.5 करोड़, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, according to the according to our objectives with regarding to the different indicators, which indicators we are trying to achieve. Okay, so this is the zero based budgeting. Types of budgeting में बेसिकली हमने ट्रेडिशनल बजट देखा था, जस्ट यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल बजट देखा कि जस्ट इनकम साइड, आउटकम साइड, मतलब जितना इनकम हो रहा है उतना स्पेंड कर दो, ये ट्रेडिशनल बजट। परफॉर्मेंस में हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं उस सेक्टर में, सिर्फ नंबर ऑफ स्कूल्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स नहीं बिल्ड करना है, तो उसमें से सर्विसेज कैसे मिल रहे हैं उस पर भी फोकस करना है। जीरो बेस्ड बजटिंग में प्रीवियसली हमें ये नहीं टारगेट करना है कि प्रीवियस ईयर बेस क्या था, या प्रीवियस साल में हमने कितना अमाउंट उस पर खर्चा किया है, तो उसको यहाँ पे नहीं फोकस करना है। और जीरो बेस्ड बजटिंग का बेनिफिट ये है कि हर एक साल की टारगेटिंग अलग हो सकती है। पहले क्या था, ये नहीं था तो प्रीवियस ईयर 10 करोड़ है तो इस साल बढ़ा के 12,000 करोड़ कर दो। आगे महंगाई बढ़ गई तो 14,000 करोड़ कर दो। आगे और महंगाई बढ़ी तो उसको 20,000 करोड़ कर दो। ऐसे चलता था, उसमें रियली रिक्वायरमेंट है या नहीं है उसको देखा नहीं जाता था। एंड लास्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग, सॉरी परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग हमने यहाँ पे कवर की। देन आउटकम बेस्ड बजटिंग, इसमें बेसिकली जो आउटकम बेस्ड बजटिंग होता है और परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है, इन दोनों बजटिंग को ट्रेडिशनल बजट हम जब यूज कर रहे थे, तो उसमें से हमें जब पता चला कि हमें सिर्फ इनकम या स्पेंडिंग पे नहीं फोकस करना है, तो उसका जो खर्चा हो रहा है तो कहाँ पे कितने इफिशिएंटली खर्चा हो रहा है, तो उसको फोकस करने की जब जरूरत आई, वो फाइनेंशियल अलोकेशन हम कितने इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद इस परफॉर्मेंस और आउटकम बजट का ओरिजिन हुआ था। बेसिकली दोनों जो है, प्रीवियसली मैंने अभी ऑलरेडी परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग को कवर किया है, परफॉर्मेंस एंड आउटकम। सो an outcome budget measures the final results or impact. Final results or फाइनल रिजल्ट्स और आउटकम क्या है, तो उस पर फोकस किया जाता है। आउटकम बेस्ड बजटिंग फोकसिंग ऑन
फाइनल रिजल्ट्स एंड आउटकम। और परफॉर्मेंस बजट में क्या होता है? फिजिकल परफॉर्मेंस पे यहाँ पे फिजिकल परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है। सपोज हमने कंसिडर किया था कि 100 स्कूल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कितनी स्कूल एक साल में रियली कंस्ट्रक्ट हो गए, सपोज 90 हो गई, तो ये हो गया फिजिकल परफॉर्मेंस, वर्क डन और आउटपुट अचीव। हमने 100 स्कूल कंसिडर की थी, उसमें से 19 स्कूल्स हमने कवर की या कंस्ट्रक्ट कर ली, तो ये फिजिकल परफॉर्मेंस बेस्ड है। इसमें हाउ मच मनी स्पेंड एंड हाउ मच वर्क कंप्लीटेड इसमें परफॉर्मेंस बजट में होता है। और आउटकम बजट में क्या होता है? इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। इफेक्टिवनेस, इस इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि सपोज 100 स्कूल्स में से 1000 बच्चे पढ़े, 10,000 बच्चे पढ़े, तो उसमें से कितने बच्चे रियली लिटरेट हैं, कितने बच्चे रीड कर पा रहे, राइट कर पा रहे, कैलकुलेट कर पा रहे, तो उनके इफेक्टिवनेस पे यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ पे फैक्चुअल आउटकम्स देखे जाते हैं कि 100 स्कूल से तो 90 स्कूल कंस्ट्रक्ट हो गई। इफेक्टिवनेस में 100 स्कूल में एक लाख 1,000 10,000 बच्चे, तो उसमें से कितने बच्चे अच्छे से लिख पा रहे, रीड राइट, तो ये सब क्या होता है? ये आउटकम्स में। तो परफॉर्मेंस एंड आउटकम्स, ऐसे दो बजट्स हैं। एम ऑडिबल? तो यहां तक हमने टाइप्स ऑफ बजट भी कवर किए इस सेशन में। यस और नो? एम ऑडिबल? एनी डाउट? ओके, यस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, आई होप यू गॉट द टुडेज सेशन। आपको समझ में आया? यस और नो? आज का सेशन समझ में आया आपको? ओके, यस, थैंक यू so much. We will meet in the next session with the next topic. So we will end here our today's session. ये जो परफॉर्मेंस और आउटकम बजट है डिटेयली नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, मुझे आगे भी सेशंस होते हैं, इसलिए मुझे ऑन शार्प 9:30 को एंड करना पड़ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।